अच्छा, हर चैप्टर के एंड में ना आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको दिखाए थे, बट ये हर टॉपिक के एंड में नहीं होंगे, हर चैप्टर के एंड में होंगे। ठीक है, तो ये मैं हैंडआउट आपको भेज रहा हूँ। चल, आप लोगों के ग्रुप पे आ गया होगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा जी, स्ट्रैटेजी पार्ट 1 है। मैं आपको इसके हैंडआउट भी प्रिंट आउट भी करवा देता हूँ। स्ट्रैटेजी पार्ट 1 के अंदर जो है वो हमारे पास, अच्छा देखिए, ये जो पार्ट्स बने हुए हैं ना, ये बड़े ऑर्डर में बने हुए हैं। तो इसको ना आप ऑर्डर को आगे पीछे करने की कोशिश खुद से नहीं कीजिएगा, बिकॉज वरना आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। पार्ट 1 इज बेसिकली, क्योंकि एग्जामिनेशन का नाम एसबीएल है, एसबीएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर। सो स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर का मकसद यही है कि स्ट्रैटेजी मेकिंग का प्रोसेस जो कि आपको एक अच्छा बिजनेस लीडर बनाए। अगर आप स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएंगे जो आपको बिजनेस लीडरशिप की तरफ लेके जाएगी, और वो बिजनेस लीडरशिप का कामयाब होना भी जरूरी है, तो हाउ कैन यू मेक गुड स्ट्रैटेजीज लुकिंग एट डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट या ऑर्गेनाइजेशन। तो कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्म स्ट्रैटेजी। We should commence our learning by simply understanding the word strategy, and what does it mean. The word came from the Greek word strategos, which refers to someone who is in a leading position. Considering it from the business point of view, the term is commonly used in the company's decision making process, as it suggests how an organization is being led and what is the plan of action of the strategic level staff. इन समरी स्ट्रैटेजी इज अबाउट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस ओवर टाइम। देखिए, स्ट्रैटेजी का मकसद क्या है। स्ट्रैटेजी का बेसिक एम या बेसिक मकसद होता है कि किस तरीके से एक इदारा वक्त के साथ साथ बदलता जाता है। लॉन्ग टर्म में हर ऑर्गेनाइजेशन बदलती है। जैसे प्री कोविड तबानीज भी हम लोग जो है वो फिजिकल क्लासेस पे बड़ा फोकस करते थे कि भाई सिर्फ फिजिकल क्लासेस होनी चाहिए, और हमारा ये बिलीव था कि भाई फिजिकल क्लासेस ही होनी चाहिए। ठीक है। पोस्ट कोविड या कोविड के अंदर और पोस्ट कोविड सबने ये बिलीव चेंज करवा दिया, और आज देखें यार, ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर इतने तादाद चेंज हो चुकी है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में देख रहे हो। तो जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स दुनिया में आए तो अब टीचर्स की भी बड़ी ईज और कंफर्ट हो गया है। मतलब आप सोचे, किस एक अटेम्प्ट थी जिसमें मुझे ट्रेवल करना था, मैंने उसमें फिजिकल क्लास ऑफर नहीं की तो नहीं की। सो ये जो चीज़ होती है ये बेसिकली नो डाउट ईज और कंफर्ट देती है, बट ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा मुश्किलात भी क्रिएट कर रही है लोगों के लिए। सो this change may be deliberate and planned, and or more incremental. The longer term decision directions involve businesses because of the shorter term decisions. Long term is usually taken by the mean of several years. अच्छा, एग्जाम में और आपके एसबीएल के अंदर हम नॉर्मली जो भी डिसीजन ले सकते हैं ना, वो नॉर्मली 5 साल तक का ही ले पाते हैं। याद रखना, 5 साल के आगे आपकी चाहत हो सकती है, आपकी फोरकास्टिंग नहीं हो सकती। ये बाय जो भी फाइनेंशियल एनालिस्ट दुनिया में मौजूद होते हैं, आप देखना वो 5 साल की प्रिडिक्शन करेंगे तो 5 साल के अंदर ही होगा, बिकॉज 5 साल की प्रिडिक्शन करना पॉसिबल हो सकता है और उसके अंदर कुछ रियलिटी आ सकता है। अब तो खैर, जिस तरह दुनिया चेंज हो रही है, मेरे हिसाब से तो 5 साल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन चले 5 साल फिर भी मैं कह सकता हो सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना यार 10 साल की प्रिडिक्शन क्या है, 20 साल की प्रिडिक्शन क्या है, इम्पॉसिबल है अब आज की दुनिया में 10-20 साल की, 30 साल की प्रिडिक्शन को formulate करना। So strategic management refers to an activity which is planned to achieve the overall and long term goals and objectives of an organization। अच्छा, अब मैं आपको इसकी एक छोटा सा चार्ट बना के दिखाता हूँ, एंड आई बिलीव ये आपको फायदा करेगा। सो जब भी हम स्ट्रैटेजी के, इसको आप साथ साथ कॉपी भी कर लेना प्लीज। जब भी आप स्ट्रैटेजी के पोर्शन को देखते हैं ना, या स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो मेरा सवाल है कि हाउ डू वी फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी। देखिए, हमारे पास ना दो पर्सपेक्टिव्स हैं। जब भी मैंने स्ट्रैटेजी बनानी है ना, तो मैंने ये देखना है कि एनवायरनमेंट जिसके अंदर कंपनी या बिजनेसेस ऑपरेट हो रहे हैं, वो एनवायरनमेंट कैसी है, या एक ऐसी जगह जहां पर बिजनेसेस की ऑपरेशंस चल रहे हैं, वो किस तरीके से वो बिजनेसेस के ऑपरेशंस को ना हम अकाउंट फॉर कर सकते हैं।
अब अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से दुनिया के अंदर दो प्रिवेलेंट इन्वायरमेंट्स मौजूद है। एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक। एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट का मतलब होता है कि बिगर पिक्चर को देखना। मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट बेसिकली हमारे पास ओवरऑल इकोनॉमी की बात होती है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं ना, बल्कि मैं इसको इस तरह लिखता हूं कि जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करता हूं ना, तो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी दो एरियाज में डिवाइड की जा सकती है। एक होता है कंट्री वाइड, यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर इस बिजनेस के अगर ऑपरेशन चल रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट रखते हैं। और दूसरा होता है इंडस्ट्री वाइड। इंडस्ट्री वाइड का मतलब है, लेट्स सपोज मैं एक स्टील सेक्टर में ऑपरेट कर रहा हूँ, और मैं नॉर्मली स्टील सेक्टर की एग्जांपल आपको दूंगा। अगर मैं एक स्टील सेक्टर के अंदर ऑपरेट कर रहा हूँ, और या मेरी कंपनी एक स्टील सेक्टर है, कोई भी नाम हो सकता है, आगा स्टील हो सकता है, नवीना स्टील, अमरीरी स्टील्स, बहुत सारी स्टील कंपनीज है जो दुनिया में पे। तो अगर मैं इंडस्ट्री वाइड एग्जांपल देता हूँ या मैं कंट्री वाइड एग्जांपल देता हूँ, तो मैं बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देख रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन सर सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तो नहीं होती, एक माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी होती है। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम सिर्फ कंपनी के प्रिस्पेक्टिव से देख रहे हैं। यानी आपने एक लेंस लगा लिए, और अब आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो जब आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपनी कंपनी के प्रिस्पेक्टिव से देखोगे उस स्ट्रैटेजी को। फिर आप अपने इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखोगे उस स्ट्रैटेजी को। फिर आप एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखोगे उस स्ट्रैटेजी। तो जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करता हूं, तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं विद इन कंपनी। और जब मैं विद इन कंपनी की बात करता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी कंपनी के पर्सपेक्टिव से एक स्ट्रैटेजी को देखना चाह रहा हूं। अब सबसे पहली चीज देखो, जब तुम स्ट्रैटेजीज को बना रहे होते हो, या जब तुम स्ट्रैटेजीज को देख रहे होते हो, या जब तुम स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट कर रहे होते हो, तो स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करते वक्त जब मैं विद इन कंपनी की बात करता हूं ना, तो विद इन कंपनी के बात करते वक्त मेरे पास एक मॉडल है जो अप्लाई होता है। और ये मॉडल आपने सुना हुआ होगा, देखा हुआ होगा। इस मॉडल को इनफैक्ट मैं इसको कहूंगा टूल। एक टूल है जो अप्लाई हो रहा होता है, इस टूल को हम कहते हैं सॉर्ट एनालिसिस। सुना हुआ है इसके बारे में? सॉर्ट एनालिसिस में दो चीजें इंटरनल है और दो चीजें एक्सटर्नल है। इसका मतलब है सॉर्ट एनालिसिस के अंदर वी हैव द स्ट्रेंथ, देन वी हैव वीकनेस, देन वी हैव द अपॉर्चुनिटीज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थ्रेट्स। अच्छा, ये जो सॉर्ट एनालिसिस है, ये बेसिकली इसके अंदर से जो फर्स्ट दो चीजें हैं ना, ये भी इंटरनल है। और ये जो सेकंड दो चीजें हैं ना बेटा, ये एक्सटर्नल है। अच्छा, अब इंटरनल का मतलब क्या है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर डूइंग गुड, स्ट्रेंथ। मैं आपको एक एग्जांपल से हर चीज कनेक्ट करता हूँ। लेट्स सपोज हम जिस प्रोजेक्ट के हवाले से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ना, आज तक हमारी कोई वेबसाइट नहीं थी। आज तक हमारी कोई वेबसाइट नहीं थी। हम एक न्यू वेबसाइट डेवलप करने जा रहे हैं। हम एक न्यू वेबसाइट डेवलप करने जा रहे हैं। अब जब हम एक न्यू वेबसाइट डेवलप करने जा रहे हैं, तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हम ई कंज्यूमर्स को ऑन बोर्ड करें। और जब हम ई कंज्यूमर्स को ऑनबोर्ड करने की बात करते हैं, तो इस वेबसाइट को डेवलप करने से पहले हमें ये देखना होगा कि क्या ये ई कंज्यूमर्स हमारी इंडस्ट्री में ऑपरेट करते भी हैं या नहीं। देखो, दुनिया के हर इंडस्ट्री में ऑनलाइन कंज्यूमर्स होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल दे सकता हूँ। आई नो अ कंपनी जो कि ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेचती थी। ये सरिया हो गया, ये सीमेंट हो गए, ये सारी चीजें।
बेटा आप लोग की आवाज़ बहुत है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि स्टील और क्या नाम है आपका, सीमेंट और ब्लॉक्स और इस तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल मार्केट में बेचती है। अच्छा, उसने कोशिश की कि वो ऑनलाइन काम करे, यानी आपने अपना घर बनवाना है तो आप एक काम करें, आप उनको ऑनलाइन ऑर्डर कर दें। अब प्रॉब्लम ये था कि ऑनलाइन ऑर्डर में वो 80% पेमेंट आपसे मांगते थे। अच्छा, दराज भी मांगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, लेकिन दराज की पेमेंट कितनी होती है, मैक्सिमम आपने 5,000, 6,000, 10,000 भरने होंगे, ज्यादा से ज्यादा। उसके अंदर आपको लाखों रुपए भरने पड़ते थे, बिकॉज स्टील आता है लाखों का। मिसाल का आपने घर का स्टील लेना है, 1 टन स्टील भी अगर आपने लेना है तो मेरे ख्याल में आपको 1,17,000 रुपए के हिसाब से पे करना होगा। 10 टन लेना है, 20 टन लेना है, 100 टन लेना है, जो भी वैल्यू है। आप, अब मसला ये है कि नो वन इज गोइंग टू ट्रस्ट एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू पे देम हंड्रेड एंड, मतलब लाखों रुपए आपको पे कर दे और आप बोलोगे यार बस आपके घर पे स्टील डिलीवर हो जाएगा। किसी ने ट्रस्ट नहीं किया। उस इस वेबसाइट का नाम था तामीर घर, और वो वेबसाइट फेल हो गई। तो इसका मतलब है कि यार, जब मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूं तो मैंने सबसे पहले ये देखना है कि क्या मेरा कोई ई कंज्यूमर है भी। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपकी क्लास हम स्टार्ट करें। अभी हमारे पास जो जून अटेम्प्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, जो रिकॉर्डेड बैच है, उसके अंदर मोर देन 50 स्टूडेंट्स मौजूद है, जो कि जिन्होंने स्टार्ट कर दिया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके स्टार्ट कर दिया। वो कह रहे हैं कि सर हमें ईद पे ना छुट्टियों में बैठ के देख लेंगे, स्टार्ट करते हैं उन्होंने। तो इसका मतलब है कि आप खुद सोचें कि हमारी मार्केट में ई कंज्यूमर मौजूद है, और नॉर्मल मार्केट से ज्यादा मौजूद है, फिजिकल क्लासेस से ज्यादा ई कंज्यूमर्स मौजूद है। सो जो ई कंज्यूमर्स हैं, हमें वेबसाइट अगर बनानी है, हम एक नई वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले विद इन द कंपनी एक एनालिसिस करेंगे। और विद इन द कंपनी एनालिसिस करने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है इस वेबसाइट को चलाने के लिए। यानी डू वी हैव एन आईटी इंडिविजुअल, डू वी हैव एन आईटी डिपार्टमेंट, डू वी हैव एन आईटी पर्सनल जो इस ई वेबसाइट को चलाएंगे। और क्या हमारे लोग इतने इम्यून हैं, इतने इतने इफेक्टिव हैं कि वो इसको समझ सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, कोई हमारी वीकनेस तो नहीं है। सर वीकनेस मौजूद है। वीकनेस क्या मौजूद है कि हमारे पास ये, क्योंकि पहली वेबसाइट होगी तो हमारी इस पहली वेबसाइट पे काम करने वाले जो लोग हैं उनको इतना नहीं पता होगा, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज में होगी, कंज्यूमर्स को वो वाला एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो कि एक वेल डेवलप वेबसाइट को मिल रहा होता है। सो ये हमारी वीकनेस है। अपॉर्चुनिटीज क्या है भाई? अपॉर्चुनिटीज हमारी ये हैं कि अगर हम इसको टैप इन कर लें। आप यकीन माने, एक टाइम था, मैंने शुरू में ना मॉर्निंग में टीचिंग छोड़ के कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन किया था, जगह वो छोड़ के ना, मैं अमरेली स्टील। तो जब मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन किया ना, तो मैं ये सोचता था कि यार जब मैं शाम में पढ़ाया करूंगा, और फिजिकल क्लासेस होती थी उस वक्त, तो जब बच्चे मेरे सामने आके बैठा करेंगे, और फिर एक दिन आएगा कि यार बच्चों की तादाद जब पूरा फिल हो जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँ, फिर मुझे दूसरा बैच बनाना पड़ेगा, और मेरे पास तो दूसरे बैच का टाइम नहीं। तो इसका मतलब है कि हमने डिसाइड किया कि नहीं यार, अब दुनिया के अंदर जैसी ई कॉमर्स आया, जैसी ई वेबसाइट आई, अब आप देखें यार, आप हजारों बच्चा ऐड कर ले, हजारों बच्चा आपसे पोर्टल ले ले, आपकी कंस्ट्रेन ही खत्म हो गई। अब उसकी कंस्ट्रेन शुरू हो गई कि उसका नेट चाहिए, उसको एक पीसफुल जगह चाहिए पढ़ने के लिए, एंड थिंग्स हैव टोटली चेंज्ड। ठीक है। आज आप किसी की रेवेन्यू का अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि भाई उस टीचर के पास, फलां के पास कितना बच्चा हो सकता है। आज आप किसी के बिजनेस मॉडल का अंदाजा नहीं लगा सकते। आप देखें ना, पाकिस्तान के अंदर देर आर हंड्रेड एंड $1,000, मिलियन डॉलर्स कंपनीज जो कि ऑपरेट हो रही हैं, और आप अंदाजा ही नहीं कर सकते कि इस कंपनी की इतनी बड़ी सेल हो। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन, और ऑनलाइन में आपके सामने जो है ना वो चीजें मौजूद नहीं हो रही होती। सो अपॉर्चुनिटीज सर बिल्कुल मौजूद है। कोई थ्रेट मौजूद है? हाँ भाई, बहुत सारे लोग मौजूद है जो इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग मौजूद है जो इस फील्ड के अंदर है, बहुत सारे लोग मौजूद है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मौजूद है जो एसीसी ऑफर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपनी स्ट्रैटेजी आज भी वही रखी हुई है कि क्या हमें ये वेबसाइट डेवलप करनी चाहिए। और इस वेबसाइट को डेवलप करने के लिए हमने, लेट सपोज, वे मशीन में एक तरफ वेबसाइट रखी है और दूसरी तरफ सॉर्ट एनालिसिस रखा। अब इस शॉर्ट एनालिसिस से जो भी मेरा जवाब आएगा, इसका मतलब है माइक्रो लेवल पे अगर हाँ आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा। अगर माइक्रो लेवल पे ना आ गया तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे भी नहीं जा सकता। अब मैं मिसाल के तौर पे माइक्रो लेवल पे हाँ आ गया, और मैंने कहा भाई मुझे स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी ज्यादा नजर आ रही है एज कम्पेयर टू वीकनेस एंड थ्रेट। जाहिर है हाँ तभी आएगा जब आपकी स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज आर ग्रेटर देन वीकनेस, आर ग्रेटर देन द वीकनेस एंड थ्रेट्स। तो अब मेरी तरफ से अगर हाँ आता है तो अब मैं मूव करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। अब जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे मूव करता हूं तो मैंने इंडस्ट्री वाइड एनालिसिस करना है। अच्छा, जब मैं इंडस्ट्री वाइड एनालिसिस की बात करता हूं तो इंडस्ट्री वाइड एनालिसिस में हमारे पास अगेन कुछ मॉडल आते हैं। जैसे इंडस्ट्री वाइड एनालिसिस में हमारे पास एक मॉडल आता है जिसको हम कहते हैं पॉटर 5 फोर्स मॉडल। ये भी आपने सुना होगा, पॉटर 5 फोर्स।
मॉडल। अब ये पॉटर फाइव फोर्स मॉडल में देर आर फाइव डिफरेंट फोर्सेस, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, इन तमाम फोर्सेस को हम देखते हैं कि वो कितनी प्रिवेलेंट है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल वेबसाइट इंडस्ट्री के अंदर क्या बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर प्रिवेलेंट है? हाँ, लेकिन मॉडरेट है मेरे हिसाब से। वेबसाइट डेवलपर्स इतने आ चुके हैं, और अब तो चैट जीपीटी भी ये काम करके दे देता है आपको कि वेबसाइट डेवलप करके दे देता है। तो इसका मतलब है कि पॉटर फाइव फोर्स आई वुड से लो टू मॉडरेट। तो ये जो पॉटर फाइव फोर्स है, क्या ये फाइव फोर्सेस हमें इफेक्टिवली हम चला पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपनी वेबसाइट को डेवलप कर पाएंगे? एंड एक चीज होता है पॉटर वैल्यू चेन। ऑल्दो ये इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, और इसके अंदर कुछ हद तक कंपनी के अंदर भी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो प्रेवेलेंट होती है। जैसे पॉटर वैल्यू चेन का मतलब होता है कि आपने आपकी जो एक्टिविटीज है वो किस तरीके से वैल्यू क्रिएट करेंगी। बट मिसाल के तौर पे आपकी मार्केटिंग कैसे वैल्यू क्रिएट करेगी, आपकी जो है वो प्रोडक्शन कैसे वैल्यू क्रिएट करेगी प्रोडक्ट बेचने में आपकी, या ये लेट्स सपोज ई कंज्यूमर्स है, अभी कंज्यूमर्स को जो चीज अट्रैक्ट करती है वो करती है ई मार्केटिंग। अब वो परफ्यूम का ब्रांड है, अगर अगर वो वेबसाइट पे जाके देखेगा तो वो परफ्यूम की बोतल इतनी खूबसूरत नजर आएगी, हालांकि उससे फ्रेग्रेंस नहीं देखी होगी, नहीं सूंघी होगी, लेकिन वो परफ्यूम की बोतल इतनी खूबसूरत नजर आएगी तो वो खरीदेगा। तो उसका मतलब है वैल्यू चेन का मतलब है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट ऐड वैल्यू टू योर प्रोडक्ट। तो क्या मैं ई वेबसाइट जो बनाऊं उससे कहीं ऐसा तो नहीं कि कंज्यूमर देख के बोले कि यार ये क्या है? जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैंने करेंटली ना एक वेबसाइट पे मैं गया, तो उस वेबसाइट पे ना उसने चैट जीपीटी से कंटेंट कॉपी पेस्ट, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ था। अच्छा, वो कैसे पता चलता है? क्योंकि चैट जीपीटी ना अक्सर कंटेंट के अंदर वो रॉकेट का साइन और वो एक छोटा सा इमोजी, चार पांच इमोजी दे देता है, उसने इमोजी भी नहीं हटाना गवारा समझा, तो उसने एग्जैक्ट वो चीज कॉपी पेस्ट करके वहां पे रख दी। अब अगर आप ऐसे करेंगे तो आप सोचें कि क्या कंज्यूमर्स को नहीं पता चलेगा? सर, इसके लिए आपके पास प्रॉपर कंटेंट राइटर्स होने चाहिए थे जो ये आपका काम करते हैं, आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए था। लेकिन उस वेबसाइट को देखने के बाद जैसे ही मैंने देखा कि यार उसके अंदर वो चैट जीपीटी की कॉपी पेस्टिंग हुई है, तो मैंने कहा कि मैंने वेबसाइट बंद किया। मैंने कहा किसी और के पास सोचो जो इतना अच्छा ये कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहा, तो सोचो वो प्रोडक्ट कितनी अच्छी बना पा रहा होगा, वो बिल्कुल पथेटिक प्रोडक्ट बना रहा होगा। सो हमने एक मर्तबा जब अपना एनालिसिस माइक्रो एनवायरनमेंट के हवाले से कर लिया, यानी हमने विद इन द कंपनी के हवाले से कर लिया, यानी हमने विद इन द कंपनी टूल्स देख लिए, यानी हमने सॉर्ट एनालिसिस कर लिया, तो हम मूव करेंगे इंडस्ट्री वाइड एनालिसिस में। इंडस्ट्री वाइड एनालिसिस में हमारे पास आता है पॉटर फाइव फोर्स मॉडल। हम पांच डिफरेंट फोर्सेस, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, अभी मैं सिर्फ तमीद बांध रहा हूँ, अभी मैं मैपिंग कर रहा हूँ, अभी मैं सिलेबस का एरिया सिर्फ आपके सामने स्ट्रैटेजी का एरिया खोल खोल के रख रहा हूँ। तो हम पांच ऐसी फोर्सेस देखेंगे जो कि पॉटर फाइव फोर्स में आती है, और फिर पॉटर वैल्यू चेन में हम देखेंगे कि ऐसी क्या चीज है जो वैल्यू क्रिएट करती है कंपनी की प्रोडक्ट को मार्केटेबल बना, कंपनी की प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के काबिल बनाने में। फिर सर जब हम ये कर लेंगे तो हम मूव करेंगे यहां से कंट्री वाइड एनालिसिस पे। और कंट्री वाइड एनालिसिस भी आपको पता होगा क्योंकि बहुत ही मशहूर है, हम करेंगे पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस का मतलब है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर्स। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल। अच्छा, इसको जरा एक मर्तबा आप लोग देख लें तसल्ली से, फिर मैं आगे बात करता हूँ। इसमें अगर कोई सवाल है किसी का तो प्लीज मुझसे पूछें। ये ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है बेटा? नहीं आता टाइम, ये वाला तो।
बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? ऑनलाइन वाले हजरात आगे बढ़े। चलो, अच्छा जी, चले आगे बढ़ते फिर। सो कहता है आपसे, strategic management refers to any activity which is planned to achieve the overall and long term goals or the objectives. सो जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से एक स्ट्रैटेजी की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले हमें करंट पोजीशन अपनी पता करनी होती है। यानी वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ। हम अभी कहाँ हैं, हम अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम हमारा अभी जो है वो कहाँ पे हमारा मामला जो है वो मौजूद है। सो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ, वेयर आर वी करेंटली, और हमें हमारा डिजायर्ड स्टेट क्या है। सेकेंडली, व्हाट डू वी वांट टू अचीव, हमें हासिल क्या करना है। So strategic analysis consider the impact of an internal and external environment on the strategy of the organization. This is known as strategic position. यानी ये जो where are we standing right now वाली बात है ना, ये बेसिकली आपको पता करना है कि हमारी स्ट्रैटेजिक पोजीशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने आप से पूछता हूँ कि यार व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ माय सब्जेक्ट या माय टीचिंग अमंग ऑल द टीचर्स ऑफ एसबीएल, या व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ तबानीज अमंग ऑल द एसीसी इंस्टीट्यूट्स। अब इस ऑल दी एसीसी इंस्टीट्यूट्स विद इन कराची होंगे पहले, फिर विद इन पाकिस्तान होंगे, और फिर विद इन वर्ल्ड होंगे। सो दिस इज व्हाट वी वुड वांट टू नो राइट नाउ, दैट इज द स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ अ कंपनी। फिर करंट पोजीशन। अच्छा, अब करंट पोजीशन पता करने के मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तरीका क्या है कि हम सबसे पहले कंपनी के अंदर की पोजीशन आइडेंटिफाई करते हैं कि वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ इंटरनल फैक्टर्स ऑफ द कंपनी। सो एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिसोर्सेज, सबसे पहले मैं इंटरनल पे आ रहा हूँ। इंटरनल रिसोर्सेज में हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि क्या हमारी ह्यूमन रिसोर्स एक स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोगों के फेवरेट टीचर्स होते हैं ना, ऐसी कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर फेवरेट एनालिस्ट होता है। ठीक है, और वो एनालिस्ट को कंपनीज या स्टॉक सेक्टर करोड़ों रुपए भी दे रहा होता है, मतलब लिटरली करोड़ों रुपए। मैं एक एनालिस्ट को जानता हूँ, बहुत मशहूर नाम है, बीएमएस सिक्योरिटीज में काम करता है। उनकी मंथली सैलरी जो है वो तकरीबन 80-90 लाख रुपीस के करीब है। ठीक है, एंड ही इज अ रिसर्च एनालिस्ट। वो एक रिपोर्ट लिखते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर जो है वो लोग आवाम उनके नाम के उस रिपोर्ट पे पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं, करोड़ों रुपए लगाने को। सो ह्यूमन रिसोर्स, उस सिक्योरिटी की वो ह्यूमन रिसोर्स वो एक स्ट्रेंथ है। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो कि किसी की ह्यूमन रिसोर्स वीकनेस भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो काम कर सके सही तरह, या वो इतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है, तो जाहिर सी बात है वो स्पेसिफिक ह्यूमन रिसोर्स हमारी एक वीकनेस भी बन सकती है। तो अगर वो आपकी एक वीकनेस बनेगी तो अल्टीमेटली आप उसको एज ए वीकनेस आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर आप कोशिश करेंगे कि आप उस वीकनेस को अकाउंट फॉर कर सके। फिर उसके बाद आता है आपके पास एक्सपर्टीज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज में। मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ कि अगर तवानीज वालों को सबसे कंपटीशन करना है ना, तो इनके फाइनेंशियल मसल्स इतने स्ट्रांग है कि ये अगले 2 साल अगर सब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अनाउंस कर दे, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा मतलब सोचना नहीं कि ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर ये 2 साल फ्री ऑफ कॉस्ट अनाउंस कर दे, सारे एसीसी के कोर्सेज फ्री, तो आप इमेजिन करें कि कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हो सकते हैं। लेकिन इसमें टीचर्स की पेमेंट करते हैं, ऐसा नहीं कि टीचर्स, क्योंकि डिमोटिवेशन आ जाएगी। तो अल्टीमेटली हमें अगर आपने अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, तो दिस कैन बी अ वेरी गुड फाइनेंशियल हुक
जो कि आप कंपनी को यूज कर सकते हैं और आप अल्टीमेटली इससे फायदा उठा सकते हैं। फिर और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, किसी भी कंपनी के पास एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने का फायदा ये होता है that they can use these financial resources in order to make better use of the company's available resources। जो भी कंपनी के अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका अच्छा इस्तेमाल जो है वो ये इस तरीके से किया जा सकता है। अच्छा, फिर क्या आता है बेटा? फिर आता है आपके पास आईटी रिसोर्सेज। मैंने आपको अभी अभी मिसाल दी है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक अच्छा आईटी पर्सनल मौजूद है, अगर आपके पास एक अच्छे आईटी रिसोर्सेज मौजूद है और अगर आपके पास अच्छे आईटी के लोग मौजूद है, तो आपकी वेबसाइट अच्छा होना एक बात है। आपकी वेबसाइट अच्छा होना एक बात है, लेकिन आपकी वेबसाइट के ऊपर लोगों का जो मटेरियल डलेगा, जो इनपुट डलेगा, उसके लिए लोगों का अच्छा होना, आईटी एक्सपर्ट्स का होना दूसरी बात है, जो कि आपको एक बहुत अच्छा एज कंपनी में दे सकती है। देन ब्रांड या कॉर्पोरेट इमेज, सही जाहिर सी बात है, अगर आज आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ एप्पल का नाम जोड़ दें, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ टेस्ला का नाम जोड़ दें यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके ब्रांड और कॉर्पोरेट इमेज की वजह से उसको सब्सटैंशियली उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनी यूनिक टेंजिबल एसेट। मुझे एक बात बताओ, मैं जिस कंपनी में ऑपरेट करता हूँ, ये जिस कंपनी में मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, वो कंपनी ने एक टेंजिबल मशीन खरीदी है जो प्रोडक्शन को 3 मिनट पहले कर देती है। और पता है उसकी जो वैल्यू है वो 300 करोड़ है उस मशीन की। अब आप मुझे एक बात बताएं, 3 मिनट की खाते 300 करोड़ लगाने चाहिए? मतलब 3 मिनट पहले प्रोडक्शन हो जाएगी। सर अगर मैं सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दूं ना, तो आप बोलेंगे इससे बड़ी बेवकूफ कंपनी कोई नहीं है यार, कि 3 मिनट पहले प्रोडक्शन करने की खाते 300 करोड़ लगा दिए। लेकिन मैं आपको इसकी एक बड़ी अच्छी एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अब वो जो प्रोड्यूस करती है ना 3 मिनट पहले, इसका मतलब है जब 3 मिनट पहले प्रोडक्शन होती है तो 3 मिनट पहले वो बैच मार्केट में निकलता है और 3 मिनट पहले वो बैच जो है वो शॉपकीपर के पास जाता है। अब शॉपकीपर के पास जो कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स है ना उससे रिलेटेड, उसका ए बेचने का एक ही तरीका होता है कि ये मेरे पास मौजूद है, ये नहीं तो ये मौजूद है, ये नहीं, यानी बहुत ही क्लोज क्वालिटी कंपेटिटर्स होते हैं। अब क्योंकि बहुत ही क्लोज क्वालिटी कंपेटिटर्स होते हैं, तो कंज्यूमर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो 7 अप पी रहा है या स्प्राइट पी रहा है, वो पेप्सी पी रहा है या कोक पी रहा है। कंज्यूमर कहता है कि यार 7 अप नहीं है तो स्प्राइट दे दो, कोक नहीं है तो पेप्सी दे दो, इट्स ओके अगर मैं दोनों में से कोई सी भी चीज पियो। सो दिस मीन्स कि अगर ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आपके कंपेटिटर्स की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं है, तो आपकी प्रोडक्ट अगर पहले पहुंचेगी तो पहले बिकेगी। तो सर आपको पता है उस 3 मिनट पहले प्रोडक्शन वाली कंपनी का मैं अगर आपको सिर्फ एक वैल्यू बताऊं, तो 6 महीने के अंदर हमने अराउंड तकरीबन कोई 850 950 मिलियन की सेल्स बढ़ा दी। यानी 850 950 मिलियन की सेल्स इंक्रीज हो गई सिर्फ और सिर्फ उस 3 मिनट पहले प्रोडक्शन होने की वजह से। तो आप इमेजिन कर सकते, ये एक साल का स्टैट्स बता रहा हूँ कि एक साल के अंदर 850 950 मिलियन से सेल्स बढ़ गई। अब उसमें और भी इम्पैक्ट थे, हमारी क्वालिटी भी अच्छी हो गई थी, लोगों को पसंद भी आने लग गया था, और सब लोगों को पसंद वो चीज़ आती है जो अवेलेबल। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी चीज़ अवेलेबल है तो लोग खरीदेंगे, और इररिस्पेक्टिव के लोग कहेंगे यार वो चीज़ भी तो थी, वो चीज़ नहीं होगी क्योंकि बाकी सबके पास ये मशीनें मौजूद नहीं है। तो ये यूनिक टेंजेबल एसेट्स समझा जाता है। अगर मेरे इंटरनल रिसोर्सेज को हमने देख लिया, अच्छा अब इस इंटरनल रिसोर्सेज से आपने अपने आप को फिगर आउट कर लिया कि भाई कुछ चीजें मेरी स्ट्रेंथ होंगी और कुछ चीजें मेरी वीकनेस होंगी। अब मैंने करना क्या होगा, मैं अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करूंगा कि मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज को हासिल कर सकूं, और मैं अपनी वीकनेस को एलिमिनेट करूंगा ताकि मैं अपने थ्रेट्स को रिड्यूस कर सकूं। यानी मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाऊंगा ताकि मैं अपॉर्चुनिटीज को हासिल कर सकूं, और मैं अपनी वीकनेस को गिराऊंगा ताकि मैं अपने थ्रेट्स को एलिमिनेट कर सकूं। सो ये पर्सपेक्टिव मेरा पूरा का पूरा चलता रहेगा। External environment, for example, when we consider country-wide factor, for example, when we are given a scenario where an organization is considering to shift its businesses to another country, or when an organization is planning to launch a new business or set up a new plant in another country, the common model that we are going to use is the pestle model. लेकिन मैं pestle model पढ़ाने से पहले तुम्हें एक बहुत अच्छी एसबीएल के पास्ट पेपर से रिलेटेड एक बात बताता हूँ। एग्जामिनर ने ना एक मरतबा सवाल पूछा और बड़ा जबरदस्त सवाल था। एग्जामिनर कहता है कि हम एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हम एक प्लेन एरिया पे रोड की कंस्ट्रक्शन करते हैं, और हमारे पास मशीनरी मौजूद है, हम जो है वो 60% रोड उस इकोनॉमी का डेवलप कर पा रहे, और हम एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी। लेकिन गवर्नमेंट ने अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने की तरफ लेके जा रही है।
तो हम ये सोच रहे हैं कि हम अपना यहाँ से सेटअप को बंद करें और हम एक दूसरे एरिया में जाके अपने सेटअप को लगा ले, जो कि एक माउंटेनियस एरिया है। बताओ क्या हमें ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताएं, कोई प्रॉब्लम इसमें नजर आ रही है? कोई प्रॉब्लम? अच्छाइयाँ तो बहुत है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ऑनलाइन वाले भी बताएं, फिजिकल वाले भी बताएं। इज देयर एनी प्रॉब्लम दैट यू कैन सी राइट नाउ? कुल नया बिगनिंग है। नहीं बिगनिंग है? अलग एरिया है। बताओ अहमद, क्या? हाँ, अलग एरिया है। ठीक है। माउंटेनियस है, पहले हम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे ओके। और कोई प्रॉब्लम? नेशनलाइज हो जाएगा ना? नहीं नहीं, नेशनलाइज तो हमारी इकोनॉमी में हो रहा है ना बेटा। हम जिस इकोनॉमी में जा रहे हैं, उस इकोनॉमी में जाने से हमें कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है? मेरा ये सवाल है। दूसरा क्या ज्यादा कंपटीशन ज्यादा कंपटीशन हो सकता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आपकी मशीनरी प्लेन एरिया के लिए बनी है। आप माउंटेनियस एरिया के लिए लेके जाओगे, 100 बातें आपकी अच्छी, लेकिन आपको स्क्रैच से कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, क्योंकि एसीसी के एग्जामिनर ने आंसर में लिखा और बच्चों ने नहीं लिखा था। मेजोरिटी बच्चे लिख के आ गए थे कल्चरल इश्यूज आएंगे, वहां पे कंपटीशन अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, वहां पे हम लोगों को लोग चाहिए होंगे, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगी, नया इदारा है वहां की गवर्नमेंट ने। अच्छा, कुछ बच्चे तो ये भी लिखे वहां की गवर्नमेंट ने भी अगर नेशनलाइज कर दिया तो। अरे अगर वाली बात तो लिखनी ही नहीं होती भाई एसबीएल में। अगर ये हो गया तो क्या हो गया? अगर नहीं करना, हमने हमने ये लिखना था कि आप जिस इकोनॉमी में ऑपरेट करते थे वो प्लेन एरिया की इकोनॉमी थी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए होता। अगर आप कभी रोड बनते देखे तो आपको मशीनें नजर आती हैं, आपको रोड लेवलर्स नजर आते हैं, आपको बहुत सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता है, ह्यूमन रिसोर्स से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो आपने करोड़ों का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हुआ है ऑलरेडी प्लेन एरिया के लिए, जस्ट लाइक बीकेटी। बीटी के, हाँ बीटी के तो बहरिया टाउन है ना, उसमें क्या है? नहीं, मैं रोड कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, घर कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा। रोड कंस्ट्रक्शन की मशीनों के लिए ना हमें प्लेन एरिया की मशीनें अलग होती हैं। अच्छा, माउंटेनियस एरिया में पहले तुम्हें माउंटेन को कट करना है, तो उसको कट करने की अलग मशीन लेके आनी है, फिर उसके बाद उसको लेवल करना है, तो वो नॉर्मल मशीन से नहीं होगा। तो ये एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दिया हुआ था और उस पर कहा था पेस्टल एनालिसिस लगाओ। जब पेस्टल एनालिसिस लगाया तो एग्जामिनर के आंसर को जब हमने पढ़ा ना, तो एग्जाम बच्चे जो फेल हुए थे वो भी हैरान थे कि यार ये ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं था। दे हैव टू कट द माउंटेन टू मेक रोड। अच्छा हाँ, मेरे ख्याल में बैरिया टाउन में भी कई करीब में भी माउंटेनियस एरिया था, सही कह रहे हो। सो पेस्टल एनालिसिस, सो पेस्टल एनालिसिस बेसिकली आपको मदद करेगा टू आइडेंटिफाई कि आप उस नए बिजनेस मॉडल के अंदर जाने के काबिल रखते हैं या नहीं। अच्छा, अभी जिस चीज को मैं करवा रहा हूं ना, याद रखना, अभी हम इस चीज को फिगर आउट कर रहे हैं, वेयर वी आर राइट नाउ। क्या मैं इस एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से कर सकता हूं नए प्रोजेक्ट को या नहीं? अभी हम इस चीज को फिगर आउट कर रहे हैं। फिर अगर कहते हैं हाउएवर व्हेन वी कंसीडर इंडस्ट्री वाइड एनालिसिस, जब मैं इंडस्ट्री वाइड एनालिसिस की बात करता हूं तो उसके लिए मेरे पास पॉटर फाइव फोर्स आता है। पॉटर फाइव फोर्स बेसिकली होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट ऑफ न्यू entrant, threat of competitive rivalry and threat of new entrant, threat of substitute product and competitive rivalry। इसका मतलब है आपके कस्टमर्स जो है क्या वो बार्गेनिंग पावर रखते हैं, क्या उनकी बार्गेनिंग पावर हाई है या लो है, आपके सप्लायर्स की, आपके कंपेटिटर्स की, आपकी नए प्रोडक्ट कोई आ सकती है ऑल्टरनेट जो आपको तबाह कर देगी, और नए कॉम्पिटिटर्स कोई आ सकते हैं जो आपको तबाह कर देंगे। मैं आपको इसकी बड़ी जबरदस्त मिसाल देता हूँ। कराची के अंदर बहुत सारे कॉफी के ब्रांड्स खुले हैं, ठीक है, हाई एंड भी है लो एंड भी है, बट मैं आपको बताऊँ, एक ब्लॉगर है इरफान जुनेजो, जिसने अभी लूप के नाम से कॉफी ब्रांड खोला है, ठीक है, मेरे मेरे घर के करीब है। तो जब मैं वहां पे जाके उसको देखा था तो रश ही रश लगा हुआ है। अगर आप जाएं तो अंदाजा होगा आपको, देयर ह्यूज डिमांड ऑफ दिस ब्रांड। उसने अभी 6 ब्रांचेस और खोल रहे हैं, ठीक है, बुखारी में भी खुल दी है एक और ब्रांच। तो अब आप इमेजिन करें कि उसका हुक क्या था, पता है उसका हुक क्या है? कि 350 रुपए में कॉफी बेचते, जो कि पूरे कराची में कोई नहीं बेच पा रहा। तो कॉफी का टेस्ट इतना अच्छा नहीं भी है, और मुझे पता है नहीं है, लेकिन आप देखें उसने हुक क्या किया कि मैं 350 रुपये कॉफी दूंगा जो आपको कोई पूरे कराची में नहीं दे रहा, तो आई एम द बेस्ट। तो देखें जी, और वो मार्केट में चल पड़ा। सो या तो आप क्वालिटेटिवली अपने आप को इतना, सीबीटीएल है वो क्वालिटेटिवली अपने आप को बेचता है, एस्थेटिक है, वाइब है, जो भी आप लोग कहते हो, यंग जनरेशन, वो सारी चीजें उसके अंदर मौजूद होगी। लेकिन ये जो लूप है इसने अपने आप को क्वालिटेटिव के बजाय अपने आप को प्राइसिंग के अंदर बेचने की कोशिश की। अच्छा जी, अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ। जब भी ये, मैं आज आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीट कोड बता रहा हूँ, आखिरी दिन तक याद रखें। आपको ना प्री सीन मिलेगा, उस प्री सीन के अंदर ना
नॉर्मली आपका एग्जामिनर दो छोटी छोटी लाइंस दे देता है। एक लाइन वो दे देता है वैल्यूज, और एक दे देता है मिशन या विजन। अब इस बात को समझो। आप मुझे एक बात बताएं, इफ यू आर राइटिंग योर आंसर, कैन यू राइट समथिंग दैट गोज कॉन्ट्रेरी टू द वैल्यूज एंड मिशन एंड विजन? नहीं, ये नहीं कर सकते। अब होता क्या है, इसने आपको मिशन दिया है कि हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसमें मैक्सिमम 20% पोल्यूशन, टोटल पोल्यूशन का 20% हम क्रिएट करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हमें मिलता है जो इससे ज्यादा करता है तो हमें नहीं लेना चाहिए। ये इसने प्री सीन में बता दिया है। अब जब वो आपसे एक सवाल करता है ना, वो कहता है आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास जो हमारा प्रॉफिट है वो 40% इंक्रीज हो जाएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 20% है, हमें जो है वो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज वो काम करके दे देगी, यानी हर चीज परफेक्ट बता देगा। होगा क्या, वो ये आखिर में लिखेगा कि द ओनली इशू इज दैट दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू क्रिएट पोल्यूशन ऑफ 40% ऑफ द टोटल पोल्यूशन दैट वी आर डूइंग। अब आपने क्या किया, अब क्योंकि हम प्री सीन पढ़ते हैं पेपर में जाने से पहले, और हमें ये बातें भूली हुई होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार ये प्रोजेक्ट तबाही है, बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, फौरन इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा दो, दूसरी कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है। पोल्यूशन को आगे आप थोड़े से पैरामीटर्स लगा लेना, उसको चेक एंड बैलेंसेस रख लेना, गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर लेना, कोई दरख्त लगा लेना और गवर्नमेंट को दिखा देना कि देखो पोल्यूशन हमारी हो तो रही है लेकिन दूसरी तरफ हम दरख्त भी तो लगा रहे हैं, ये है वो है वो, एक्सेट्रा। एग्जामिनर क्रॉस कर देगा। एग्जामिनर कहता है देखो, मिशन विजन वैल्यूज ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस विजन विजन वैल्यू को मद्देनजर ना रखूं और मैं अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट करूं। स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करना है या नहीं, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट नहीं करना, आपने अच्छाइयां भी बतानी है, आपने बुराइयां भी बतानी है, और ये बुराई के तौर पे बता रहे हैं। और फिर कंक्लूजन में ये बात लिखनी है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द मिशन विजन या वैल्यू स्टेटमेंट इज स्टेटिंग दैट द मैक्सिमम pollution that the company can do within this industry is 20% of the total pollution that they are doing. So it is better that you do not accept this project because this is going to go contrary to your mission and will affect the stakeholders. ठीक है जी? तो ये आपने इस तरीके से बताना है। अच्छा, अब मैं बच्चों को ना ओवर पावर कर देगा, इट गोज अगेंस्ट द मिशन, हाँ सब अच्छाई को ओवर पावर कर देगा, बिल्कुल बेटा, बिकॉज मिशन विजन वैल्यूज इज लाइक द बाइबल ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो आप इसके बगैर चेंज नहीं कर सकते, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आप मेरी बात सुनो। मैं 99% आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले जब एग्जाम में बैठेंगे ना, क्योंकि आपने प्री सीन पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि आपने प्री सीन को ड्रिल किया हुआ होगा, प्री सीन को घोल के पी गए, आपने करना ये है कि आपने इस मिशन विजन को उठाना है। एग्जामिनर एग्जाम में प्री सीन दिया हुआ होता है, इसको उठाकर अपने वर्ड रिस्पॉन्स में कॉपी कर लेना, कॉपी पेस्ट। ये आप कर सकते हैं आराम से, कंट्रोल सी और कंट्रोल पी से। जब आप इसे कॉपी पेस्ट कर लोगे और अपना आंसर लिख रहे होगे ना, तो आपकी स्क्रीन पे जब ये आपको सामने नजर आ रहा होगा ना, तो आप भूलोगे नहीं। देखो इस पेपर का मसला क्या है, इंफॉर्मेशन इतनी है कि आप मेजोरिटी ऑफ टाइम चीजें इंफॉर्मेशन भूल बैठते हो। आपको ये नहीं पता कि यार उसने 20% लिखा तो था, मैं भूल गया यार, हाँ यार मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे तो इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था, मैंने तो सजेशन दे दिया। तो सर कितने मार्क्स कटेंगे, देखें ये ब्लंडर है, ये सजेशन दे दिया आपने, ये ब्लंडर कर दिया आपने। इसका मतलब है इसमें आपके 50% मार्क्स, 60% मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो मिशन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है जी? फिर सो मिशन इज क्लैरिटी ऑफ मिशन और फ्यूचर कोर्स ऑफ डायरेक्शन। इट इज वाइटल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, यानी मैं आपको सारी ऊपर की जो बातें मैंने पढ़ाई है ना, चाहे पेस्टल हो जाए, चाहे पॉटर फाइव फोर्स हो जाए, चाहे शॉर्ट एनालिसिस होगा, मैंने जो बात आपको पढ़ाई है सारी बातों को सुपरसीड कर देगा आपका मिशन स्टेटमेंट के कॉन्ट्रेरी अगर कुछ लिखा होगा। सर, क्लैरिटी ऑफ मिशन और फ्यूचर कोर्स ऑफ डायरेक्शन, it is vital for an organization to have a clear understanding of its current position and to have a clear mindset regarding the future action plan and device strategies might fail if an organization continues to deviate from its planned vision and mission strategies. इसका मतलब है आप अगर अपने प्लान मिशन या विजन से डिविएट करेंगे तो आपने इसके अगेंस्ट जाने की वजह से आप फेल हो जाएंगे, आप कंपनी के वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाएंगे।
expectation of key stakeholders as they have interest in the ongoing activities and the well-being of an organization. Therefore the fulfillment of their expectation should be the priority of the organization. देखो एक बात याद रखना, दो बातें, ये जो मिशन विजन वैल्यूज बनी है ना, ये बनी है स्टेक होल्डर की बातों की वजह से। ये बनी है बिकॉज द स्टेक होल्डर इज क्रिएटिंग एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर कंपनी। अब अगर आप इसके अगेंस्ट जाते हो तो आप स्टेक होल्डर्स के अगेंस्ट जाते हो, और अगर आप स्टेक होल्डर्स के अगेंस्ट जाते हो तो आप अपनी प्रोडक्ट का खुद से बायकॉट करवाते हो, और अपनी प्रोडक्ट का बायकॉट कराने की वजह से ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कम पैसों पे बिकेगी, या आपकी प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगी ही नहीं, या आपकी प्रोडक्ट के मार्जिन इरोड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। सो एज दे हैव एन इंटरेस्ट इन दी ऑनगोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब है कि जब भी मैं एसबीएल के एग्जामिनेशन को लिख रहा होता हूँ, इसके अंदर कभी कभी एक स्किल टेस्ट होता है। उस स्किल को कहते हैं कमर्शियल एक्यूमेन। बेटा कमर्शियल एक्यूमेन का मतलब ही यही होता है 360 डिग्री व्यू ऑफ द कंपनी। यानी अब आप जो भी बात लिखोगे वो हर स्टेक होल्डर के परस्पेक्टिव से लिखोगे। बहुत सी मर्तबा एग्जामिनर आपसे कहता है कि मैंने आपको ये 4 स्टेक होल्डर्स बता दिए हैं, बताओ इन 4 स्टेक होल्डर्स को इस प्रोजेक्ट से क्या फायदा हो सकता है। एक होता है नॉर्मली शेयर होल्डर, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है कंपनी के इंटरनल मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स। तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको दे सकता है। टेक्निक्स इंक्लूड पॉटर 5 फोर्स मॉडल, मैंने आपको बता दिया था, क्वेश्चन एनालिसिस, सॉर्ट एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस, स्टेक होल्डर मेंडलो मैट्रिक्स मैपिंग मॉडल। ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है। 2 अटेम्प्ट पहले ये वाला मॉडल टेस्ट हो चुका है। ये मॉडल मेंडलोज मैट्रिक्स मॉडल है, पावर इंटरेस्ट मॉडल है, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स मॉडल है। आपको याद होगा, अगर पावर हाई है इंटरेस्ट भी हाई है तो की प्लेयर हो जाता है, अगर पावर लो है इंटरेस्ट भी लो है तो मॉनिटर ओनली हो जाता है। तो ये मेंडलो मैट्रिक्स मॉडल या स्टेक होल्डर मैपिंग मॉडल कहलाया जाता है। देन स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। सर स्ट्रैटेजिक चॉइसेस क्या होता है? So strategic choice involve identifying the best strategies for an organization. When devising a plan on strategic activity to be implemented, the following 3 elements should be considered. देखो 3 बातें आपने दिमाग में रखनी। तुमने आज डिसाइड कर लिया वे यू आर स्टैंडिंग, लेकिन सबसे पहला काम तो तुमने ये डिसाइड करना है, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, वेयर आर यू स्टैंडिंग। अब ये वेयर आर यू स्टैंडिंग 3 पर्सपेक्टिव से देखना है। कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी देखोगे, वेयर आर यू स्टैंडिंग इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी देखोगे, और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी। मैंने आपको बताया था कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए पेस्टल सॉर्ट मॉडल है, इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव के लिए पॉटर 5 फोर्स मॉडल है, और इकोनॉमी के लिए पेस्टल मॉडल है। फिर आप दूसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे जब आप स्ट्रैटेजी को बना रहे हो, वो दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट स्ट्रैटेजिक चॉइसेस डू आई हैव। यानी हमारे पास प्रोजेक्ट्स क्या क्या है जिसमें से एक प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकता हूँ और बाकियों में नहीं लगा सकता। अगर सारे में पैसा लगा सकता तो फिर तो चॉइस ही नहीं हुई ना, फिर तो आप सब में लगा दो, कोई मसला नहीं। बट जाहिर है दुनिया में रिसोर्स रिसोर्स कंस्ट्रेन है। सो व्हाट स्ट्रैटेजिक चॉइस डू आई हैव। अब ये जो स्ट्रैटेजिक चॉइसेस होती हैं, ये मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट ए भी है मेरे पास, मेरे पास प्रोजेक्ट बी भी है, मेरे पास प्रोजेक्ट सी भी है। मैं या तो प्रोजेक्ट ए में पैसा लगाऊंगा, या बी में लगाऊंगा, या सी में लगाऊंगा। याद रखना ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, और मेरे पास इतना ही पैसा है कि मैं किसी एक प्रोजेक्ट में लगा सकता हूँ। सो हाउ डू आई इवेल्युएट दी स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। सो आप सारे पॉसिबल स्ट्रैटेजिक चॉइसेस को लिख दो अपने सामने, और देखो इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रैटेजिक चॉइस है जो मुझे मेरे मिशन के बहुत करीब कर देगा। अगेन याद रखना, मिशन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप अपने एग्जामिनेशन में लिख रहे होते हैं। हर स्ट्रैटेजिक चॉइस का प्रो एंड कॉन लिखोगे आप, हर स्ट्रैटेजिक चॉइस में लिखोगे कि दिस इज प्रो, यानी दीज आर द फायदास ऑफ दिस स्ट्रैटेजिक चॉइस, एंड दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रैटेजिक चॉइस। सेलेक्ट द स्ट्रैटेजी दैट बेस्ट सूट्स यू। आपको कौन सी स्ट्रैटेजी, सर मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट ए के प्रोज ज्यादा है और प्रोजेक्ट ए के कॉन्स कम है, प्रोजेक्ट ए के अंदर प्रोजेक्ट बी के कॉन्स बहुत ज्यादा है और प्रोजेक्ट बी के कोई प्रोज है ही नहीं, प्रोजेक्ट सी के बैलेंस है लेकिन प्रोजेक्ट ए फिर भी बहुत अच्छा है।
तो आई विल गो फॉर प्रोजेक्ट ए, बिकॉज प्रोजेक्ट ए में मेरी स्ट्रेंथ भी लग रही है, प्रोजेक्ट ए के लिए मेरे पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, प्रोजेक्ट ए के लिए मुझे लगता है मार्केट में अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद है, सो आई विल डेफिनेटली गो फॉर प्रोजेक्ट ए। देन स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन, फॉलोइंग थ्री एलिमेंट शुड बी। अब आपने क्या करना है, अब आपने स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन कर देनी है, यानी अब आपने वो स्ट्रैटेजी को लगा देना है। सो स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। मैंने कहा सर प्रोजेक्ट ए डन कर दे, प्रोजेक्ट ए डन कर दे। आपको प्रोजेक्ट ए समझ आ रहा है, अब आप लगा दे, लेकिन लगाते वक्त भी सोचना, इंप्लीमेंट द स्ट्रैटेजिक सेलेक्टेड स्ट्रैटेजी, मॉनिटर द रिजल्ट्स। कभी कभी ये होता है कि आप प्रोजेक्ट में पैसा लगा तो बैठते हो, लेकिन जो रिजल्ट्स है ना वो लगाने के बाद खराब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप इस वक्त दुनिया के किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, मिसाल के तौर पे आपने सोचा कि यार मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, मैं फ्लैट खरीद लेता हूँ। तो अब आप बहुत सारे मेजोरिटी इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि अगली जंग कहाँ होगी, और अगर हमारे पैसे उधर लगे हुए हुए तो हमारा क्या होगा। जैसे मैं आई नो पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन यूएई मार्केट, ठीक है, तो उन्होंने घर खरीदा हुआ है, फ्लैट खरीदा हुआ है, आजकल वो रो रहे हैं कि यार ये जो हमने लगाया हुआ है पैसा, इससे बस अब तबाही की हाल हो जाएगा। सो अगेन आप सोचे कि यू हैव टू मॉनिटर द रिजल्ट। आपने प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट तो कर लिया, आपने प्रोजेक्ट ए में पैसा तो लगा दिया, बट व्हेन यू आर मॉनिटरिंग द रिजल्ट आपको ये नजर आ रहा है कि द रिजल्ट इज गोइंग कॉन्ट्रेरी, रिजल्ट अगेंस्ट जा रहा है। रिजल्ट जो है प्रोजेक्ट ए का, मैं सोच रहा था कि 10-20% मार्जिन है। आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, मेरे जैसे इन्वेस्टर, जब मैं स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता हूँ, कभी मौका मिलेगा तो आई विल शो यू माई पोर्टफोलियो। तो जब मैं स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता हूं ना, तो मैं सोचता हूँ कि मार्केट का पीई रेशियो है 9.2 9.3, मार्केट का अर्निंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो हर वो कंपनी जिसका पीई रेशियो अच्छा होगा मैं उसमें पैसे लगाने का सोचूंगा। फिर मैं देखती हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर आज मार्केट की प्राइस है, मिसाल के तौर पे एक शेयर की प्राइस है 350 रुपए, और जब शेयर की प्राइस है 350 रुपए, और जब मैं उस शेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसके ऊपर एक्स डी लिखा हुआ है, एक्स डी का मतलब होता है डिविडेंड दे चुका है ये, तो मैं शेयर की प्राइस ऐसे कंसिडर करता हूँ कि अगर ये 20 रुपए का डिविडेंड दे चुका है और 350 रुपए इसकी शेयर प्राइस है ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं खरीदने जा रहा हूँ तो इसको 370 में मैं खरीद रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं इसमें पैसा लगाऊंगा तो अब ये डिविडेंड वाला 20 रुपए तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि एक एक्स डी का मतलब होता है कि इस डेट तक आपका डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है। अगर डिक्लेयर हो चुका है तो आपको वो डिविडेंड अब अगले साल मिलेगा। तो जब अगले साल मिलेगा तो इसका मतलब है इस साल अगर मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आई एम लूजिंग दैट डिविडेंड एज वेल। तो फॉर मी 350 रुपीज नहीं है स्टॉक की प्राइस, 370 रुपीज है। तो अगर मैं बेचने का सोचता हूँ कि आज मैं इसमें पैसा लगाऊं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यार 400 रुपए होगा तो फायदा होगा, 370 होगा तो फायदा नहीं है, 370 में आप बैलेंस होगा। कहने का मकसद ये है कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी को एक्शन में, रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना है, चेक करना है, अमेंड स्ट्रैटेजीज इफ द डिजायर्ड रिजल्ट हैव नॉट बीन अचीव्ड। आपको नजर आ रहा है कि नहीं जनाब, प्रोजेक्ट ए से कोई फायदा नहीं हो रहा, गवर्नमेंट ने लिटिगेशंस लगाना शुरू कर दिए प्रोजेक्ट ए पे, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिए प्रोजेक्ट ए पे, डिजायर्ड स्ट्रैटेजीज अचीव नहीं कर पा रहा, ठीक है, लेट इट बी, डोंट एंटर इनटू दिस प्रोजेक्ट, मूव ऑन टू अनदर प्रोजेक्ट, सेकंड प्रोजेक्ट को देखो, थर्ड प्रोजेक्ट को देखो और इसको छोड़ दो। सो amend the strategies if the project is not achieving the desired result. फिर आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट मीन एक्सटर्नल फैक्टर दैट सराउंड्स और अफेक्ट द बिजनेस, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी, लॉ, कस्टमर्स एंड कंपटीशन एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मैंने आपसे कहा था दुनिया के अंदर दो ही टाइप ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है। एक होता है कंट्री वाइड एनालिसिस, जिसके लिए हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यूज करते हैं, और एक होता है इंडस्ट्री वाइड एनालिसिस, जिसके लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इन ऑर्डर टू डिवाइज strategies it is highly important that reasonable predictions are made। अच्छा देखो, सारी बात यह है कि यार जो भी कंट्री वाइड एनालिसिस है वो तो हिस्ट्री के ऊपर फ्यूचर की प्रिडिक्शन है ना। जैसे मैं आज ये सोचता हूँ कि आज सुबह स्टॉक मार्केट तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 1300 पॉइंट ऊपर गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं, 3900 पॉइंट प्लस गई आज स्टॉक मार्केट ना। जो क्लोजिंग हुई है वो 3900 पॉइंट्स प्लस में हुई है, बहुत अच्छी ऊपर गई है, हालांकि नीचे बहुत आ रही थी। अब मैं ये सोचता हूँ कि यार आज मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे होल्ड किए, 3900 पॉइंट प्लस में स्टॉक मार्केट गई है, तो हो सकता है कल जब मैं स्टॉक मार्केट को, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर स्टॉक मार्केट को देखूँ तो 6000 पॉइंट चली है। अब ये पुराने एनालिसिस और मार्केट में आने वाली न्यूज की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं।
आज जंग बंद हो जाएगी, स्टॉक मार्केट बूम कर जाएगी। आज जंग बंद हो जाएगी, गोल्ड मार्केट बूम कर जाएगी। आज जंग बंद हो जाएगी, प्रॉपर्टी मार्केट बूम कर जाएगी। दुबई के प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर्स बेचारे वापस आ जाएंगे इस दुनिया में। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ भाई सारा। बट द फैक्ट इज कि हम सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो बेसिकली कंट्री वाइड एनालिसिस होता है, और माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर्टेन करता है सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री से। और मैंने आपको जैसे बताया था इंडस्ट्री से पर्टेन करता है, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस। इन ऑर्डर टू डिवाइस स्ट्रैटेजी इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट रीजनेबल प्रिडिक्शंस आर मेड। देखें, जब मैंने कंट्री वाइड एनालिसिस करना है तो मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी फ्यूचर में हो सकती है या नहीं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मार्केट में आ सकते हैं और हम उसे अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं, इकोलॉजिकली हमारी मार्केट को हम कैसे देख रहे होंगे, लीगली क्या होगा मामला आगे जाके, क्या जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री। यार इमेजिन करो, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, मैं आपको इसकी एक थोड़ी सी मंतक बताता हूँ पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज की। बाय लॉ पाकिस्तान में हर पेट्रोल कंपनी को 20 डेज का रिजर्व रखना होता है, अदरवाइज उसे लाइसेंस नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर कोई पेट्रोल कंपनी है, उसने 20 डेज का रिजर्व रखा, अगर उसने 20 डेज का रिजर्व नहीं रखा तो उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा। यानी अगर उसने 20 डेज से ज्यादा का रिजर्व रखा तो उस पर होर्डिंग का इल्जाम आता था। होर्डिंग कहते हैं जखीरा अंदोजी, आप नहीं रख सकते। यानी आपको मैक्सिमम 20 डेज का रिजर्व रखना है। अब इस वॉर की सिचुएशन में पेट्रोल जो है वो 103 104 रुपए पर बैरल चला गया। 90 हुआ था, फिर 104 रुपए के करीब मेरे ख्याल में आज सुबह आ चुका है। तो जब पेट्रोल की प्राइसेस एक्सटेंसिवली बढ़ जाती हैं, तो क्या ये चीज इसने कभी प्रिडिक्ट की होगी कि ईरान और इसकी जंग होगी एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू गो वर्स्ट? नहीं। तो ये जो प्रिडिक्शन है ना, ये प्रिडिक्शन ही है। ये प्रिडिक्शन हमेशा नॉर्मल सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए होती है। ये प्रिडिक्शन में नॉर्मलीज नहीं ली जा सकती। सो प्रिडिक्शन की सक्सेस रेशियो 50% से लो होता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। भाई मैं मिसाल के तौर पे आज 300 करोड़ का माल समुंदर के रास्ते मंगा रहा हूँ। मैंने देखा पिछले 1 महीने में समुंदर में कोई सुनामी नहीं है। मैंने देखा पिछले साल भी इस महीने में समुद्र में कोई सुनामी नहीं था। मैंने देखा इससे पिछले साल भी, पिछले 5 सालों में समुद्र में इस मंथ में कोई सुनामी नहीं था। भाई कल आ जाए, मेरे तो 300 करोड़ डूब गए। यू नेवर नो। सो वी कैन ओनली मेक रीजनेबल प्रोडिक्शन दैट आर एजुकेटेड वंस। नॉर्मल सिनेरियो रहेगा, प्रिडिक्शन काम करेगी। एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, कोई वन ऑफ इवेंट हो जाएगा, तो फिर ये प्रिडिक्शन हमारे लिए काम की नहीं रहेगी। सो इसीलिए ऊपर मैंने आपसे कहा था कि आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता प्लान ए एक एबनॉर्मेलिटी की वजह से खराब होता है तो प्लान बी का ऑप्शन आपके पास खुला हो जाता है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनेबल प्रिडिक्शन। सो फ्यूचर प्रिडिक्शंस आर एसेंशियल फॉर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट because they provide a framework for anticipating the potential challenges and opportunities. The foresight helps in aligning the resources effectively, making informed decisions, and maintaining a competitive edge in the readily changing environment. Tools used for prediction. देखिए, प्रिडिक्शन करने के क्या क्या टूल्स होते हैं। सबसे पहला टूल होता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब है यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स ऑफ अ कंपनी। Forecasting is the process of estimating the future trend, events or conditions based on historical data, current information, and analytical method. It involves predicting future outcomes to guide the decision making and strategic planning. ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है, आपने देखा होगा अक्सर ये ऐसी कुछ लाइंस आपको नजर आती हैं। जैसे अगर आप आज स्टॉक मार्केट का किसी उसको खोलेंगे ना, किसी शेयर की प्राइसिंग, तो आपको ऐसी कैंडल बनी हुई नजर आ रही होंगी यूं। इसको कैंडल तो नहीं कहते, इसको ट्रेंड एनालिसिस कह लो। अभी का रेट है 270। अब आप इसको मूव करेंगे ना, तो जैसे ही ये यहाँ आएगा तो ये 260 दिखा रहा होगा। जैसे ये यहाँ पे लेके आएंगे तो ये 320 लेट्स सपोज दिखा रहा होगा। तो ये दिस इज अ ट्रेंड एनालिसिस। इस ट्रेंड एनालिसिस की बेसिस पे आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं कि यार मुझे लगता है ट्रेंड जो है ना वो अपवर्ड गोइंग है। अब जब मुझे लगता है कि ट्रेंड अपवर्ड गोइंग है तो दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, और ये मुझे लगता है कि मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। सो ट्रेंड एनालिसिस, देन सिनेरियो प्लानिंग। सिनेरियो प्लानिंग का मतलब होता है कि आपने पॉसिबिलिटी ऑफ सिनेरियोज बना ली। यानी प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ए, आपने डिसीजन ट्री पढ़ा हुआ है सब में? ओके। डिसीजन ट्री में हम ये कहते थे ना कि यार देर आर 30% चांस
कि हम जो है वो प्रोजेक्ट ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 60 मिलियन। देर आर 30% चांस कि हम अगले 5 साल में, ये 5 साल का है, हम जो है वो 120 मिलियन कमाएंगे। फिर देर आर 20% चांस कि हम 100 मिलियन कमाएंगे। देर आर 40% चांस कि हम तो 70 मिलियन कमाएंगे। और देर आर 10% चांस कि हम जो है वो 5 मिलियन का लॉस करेंगे। ठीक है। तो हम इससे एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते थे, अगर आपको याद हो। 30% मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये आ जाएगा आई गेस 36 आएगा। 36 ना। 30% इंटू 120 कितना होता है? 36 होता है। 36, ये आएगा 20, ये आएगा 28, और ये आएगा 0.5 नेगेटिव। तो अगर ये मिला जुला कर इसकी वैल्यू 60 मिलियन से ज्यादा हो जाती थी, तो हम कहते थे कि हमने हर ऑड और इवन सिनेरियो को यहाँ पर एक्यूमुलेट करके देख लिया। यानी हमने कहा कि भाई मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मार्केट के अंदर हमारी मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छे है, हम लोगों ने बहुत अच्छी रिसोर्सेज ले लिए, हमने ब्रांड इमेज क्रिएट कर लिया, सब कुछ अच्छा था। तो ये वाला सिनेरियो हो सकता है। लेकिन इस सिनेरियो के होने के 30% चांसेस है। और मैंने कहा भाई जंग शुरू हो गई है मार्केट के अंदर, इस वक्त जो है वो बहुत इशू है, ये हमारा लग्जरी आइटम है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से लॉस आएगा। तो हमने हर ऑड और इवन को जब एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, और इसको हम सिनेरियो प्लानिंग कहते हैं। सिनेरियो प्लानिंग में क्या होता है? दिस मेथड्स इन्वॉल्व creating and analyzing the different future scenarios to prepare for the various possible outcomes. These are essential for strategic decision, as it is often said that we should think out of the box. But what is it basically mean is that we should have such a mindset where the ideas of future possible outcomes or events which have not yet occurred are encouraged and are implemented as well. Multiple scenarios are built in condition of high uncertainty. मैंने ये uncertainties ली है कि भाई 30% चांस है, ये अनसर्टेनिटी है, 20% चांस है, ये अनसर्टेनिटी। सो वी हैव टेकन ऑल दी अनसर्टेनिटीज एंड वी हैव क्रिएटेड ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, उनको आपस में कनेक्ट किया, रिव्यू किया, और हमें लगा कि अगर सारे पॉसिबल ऑड एंड इवन को मिला लूं और वो 60 से ऊपर जाए, जैसे इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे ख्याल में 56 और 28, कितना क्या आता है जरा एडलेस करो। 83.5। देखें सारी चीजों को मिला जुला अगर आप लें तो 60 मिलियन, ये गलत नहीं बता देना वरना यूट्यूब पे जानी है इससे, और वो आगे से आएगा कि सर को तो ये भी नहीं पता। हाँ 83.5, हाँ। और एक बार मैंने एक वीडियो डाली यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें कुछ कैलकुलेशन करते करते जो है वो कुछ, कोई हो सकता है कोई मिस्टेक कर दी हो, तो नीचे 4-5 कमेंट आ रहे हैं कि सर डू यू विन नो द कैलकुलेशन, हाउ कैन यू मेक रॉन्ग। अब उसने पूरे लेक्चर में से वो दो चीजें पकड़ी कि यार आपने ये किया कैसे, गुनाह है कभी? भाई इंसान है यार, हम भी कर सकते हैं गलती, कोई वैसे वो, एटलीस्ट हम कर ये तो कर सकते हैं यार। फिर एक चीज होती है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का मतलब होता है योर मशीन टेंड्स टू लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखिए वक्त के साथ साथ आपकी मशीन की अपग्रेडेशन होती है। जो मोबाइल फोन भी आप उठा ले तो आप देखें इसके अंदर हर 6-8 महीने में कि नई अपग्रेड आती है, और ये जो अपग्रेड आती है ये आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होती है। सो सेम गोज फॉर द मशीन एज वेल। मशीन्स, आप गाड़ी चलाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, आप देखना, जैसे एक मिसाल है, आप मैं अपनी गाड़ी के अंदर फॉल्ट भी डिटेक्ट नहीं कर पाता जब तक कोई थर्ड पर्सन उस गाड़ी में बैठे और बोले यार आपकी गाड़ी वाइब्रेट कर रही है बहुत ज्यादा, आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रहा है। पहले तो गुस्सा आता है कि यार इस आदमी को बोलो कि एक तो मैं तुम्हें चलाने का मौका दे रहा हूँ, फिर तुम ऊपर से मुझसे ये भी बोलो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ही कैन आइडेंटिफाई इट बिकॉज आपको आदत हो चुकी होती है। सो द मेथड इन्वॉल्व नेचुरल नेटवर्क of decision trees and clustering can analyze large data sets and identify complex patterns to make predictions. So machine learning algorithm क्या करती है, बड़ा डेटा उठाती है और उसकी जो है ना वो बेसिस पर आपको आंसर देती है, और आप उसकी बेसिस पे अपने आप को ना बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। आईफोन 17 लॉन्च हुआ था। जब आईफोन 17 लॉन्च हुआ ना तो उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी में किसी ने उसके सीईओ से सवाल किया कि व्हाई डू यू ऑलवेज फोकस ऑन कैमरा, व्हाई नॉट एनी अदर थिंग। तो उसने जवाब दिया कि हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के जो डेटा है ना वो मैं आपको दिखा दूं ना, तो इस डेटा सेट्स में हमारे पास एक साल में 5 बिलियन सेल्फी ली गई है, जो कि लोगों ने आई क्लाउड पे सेव किए। 5 बिलियन सेल्फीज जो लोगों ने आई क्लाउड पे सेव किए।
अब ये जो 5 बिलियन सेल्फीज लोगों ने आई क्लाउड पे सेव की है, तो हमें इससे ये एक्सपेक्टेशन नजर आती है कि पीपल वांट टू टेक सेल्फी विद देयर फोन्स, यानी दे आर बाइंग देयर फोन्स इन ऑर्डर टू टेक सेल्फीज। या फ्रंट कैमरे से वीडियो बनी है या फ्रंट कैमरे से सेल्फी ली गई है जो कि आई क्लाउड पे जाके सेव होगी। तो वो कहता है कि हमारे अगली जो रिसर्च होती है ना, वो होती ही आई क्लाउड के डेटा बेसिस के ऊपर होती है। यानी आई क्लाउड हमें एक डेटा देता है 1 साल का, और हम देखते हैं कि उस 1 साल के डेटा में लोगों ने कितनी मर्तबा पावर बटन को इस्तेमाल किया, लोगों ने कितनी मर्तबा सेंसर का इस्तेमाल किया, लोगों ने कितनी मर्तबा जो है वो लेट्स सपोज किसी एप्पल के स्टोर का इस्तेमाल किया, कैमरा का इस्तेमाल किया, फला एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। सारा स्टैट्स हम जमा करके हम अपने रिसर्चर्स को ये कहते हैं कि देखो भाई, 5 बिलियन सेल्फीज लोगों ने ली है, तो सेल्फी कैमरा और बेहतर, बस, और फिर बेचो। और कहता है जब हम इस चीज को ऐसे टारगेट करते हैं ना, तो लोगों को जब हम बताते हैं कि भाई जो अब अपकमिंग फोन होगा उसमें सेल्फी कैमरा और बेहतर होगा या फला चीज और बेहतर हो जाएगी, तो लोग इस चीज के पीछे पागल होते हैं, दे वांट टू बाय। अगर हम लोगों को कहें कि नहीं जी, इस मर्तबा हम लोगों ने बैक लुक अच्छा कर दिया, कैमरा वही है, तो लोग नहीं खरीदना चाहेंगे, बिकॉज हमारा डाटा ये नहीं शो करता कि लोगों को बैक लुक से कोई फर्क भी पड़ रहा होता है। सो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इस मॉडल पे काम करता है कि आपके कंज्यूमर को, आपके कस्टमर को फ्यूचर में किस चीज की एक्सपेक्टेशन आपसे है। Then, environmental analysis. So, environmental analysis works like this. Every business must analyze its environment as it is imperative for the long-term success, and to the strategies as there are two types of environment. Both environment must be analyzed. Following two models can be used to analyze the environment. General environment को अगर country wide environment को आप analyze करोगे तो pestle analysis होगा, और अगर आप immediate environment को analyze करोगे तो Potter 5 force analysis आपके पास मौजूद होगा। सर इस पूरी बातों का, इस पूरी चीज का लुबे लुबाब कंक्लूजन क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये? पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, द मेन पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज टू असेस अ कंपनीज इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस and external opportunities and threat. It helps the company to make informed decision and optimizing the use of its resources. Strategic analysis tries to find answers to three key questions. Where is the business now? ये आप ऊपर कर चुके हो। How might the business be affected by what is happening or likely to happen? ये मैंने आपको ऊपर लिखवाया था इन द फॉर्म ऑफ कि स्ट्रैटेजिक चॉइसेस क्या है आपके पास, आप जाहिर है उसमें अफेक्टेड ढूंढ रहे होते हो। एंड हाउ कुड द बिजनेस रिस्पॉन्ड टू दीज लाइकली चेंजेस, किस तरीके से आप अपने उस डिजायर्ड स्टेट तक या उस चेंज तक पहुंचने की कोशिश करते हो। ठीक है जी, आज यहीं तक रखते हैं ताकि बहुत ज्यादा मिस ना हो उन लोगों का जो ईद के बाद ज्वाइन करने के मूड में। अच्छा, मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख रहा हूँ दोबारा से, अगर कोई बच्चा अभी भी ग्रुप पे ऐडेड नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं जो है वो आपको ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। अच्छा, अभी एक छोटा सा काम है। देखें, आप लोगों के पास अभी ईद की छुट्टियां आ रही है, यानी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आपके पास ऑफ है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वेनेसडे को, कमिंग वेनेसडे को, जब हमारा क्लास होगी 6:30 to 9। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि वेनेसडे वाले दिन आई गेस 24th है, 25th है, 24th नहीं 25th है, 25th है ना? 25th। ओके। तो हम वेनेसडे वाले दिन इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, और वेनेसडे वाली क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वेनेसडे तक अच्छा खासा है ना, एक गैप आ जाएगा, तो मैं आपको ना 2 लेक्चर्स, नॉर्मली भी मैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में देता हूँ, मैं आपके ग्रुप पे ना 2 लेक्चर्स और टॉपिक का हैंड आउट, ये टॉपिक अपना चलता रहेगा, वो टॉपिक एक अलग टॉपिक है, उसका ताल्लुक ऑडिट से है। तो आपका ऑडिट का रिवीजन होना भी जरूरी है। आप उस टॉपिक के जो 2 टॉपिक मैं भेज रहा हूँ वो ग्रुप पे मैं भेजूंगा, तो काइंडली सब बच्चे पहले तो ग्रुप में ऐड हो जाए। और अगर आप ग्रुप में एडेड हैं तो आपको आज रात को वो 2 टॉपिक वाला रिकॉर्डिंग आ जाएगी। काइंडली आपको जब भी टाइम मिले, 30-30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आप उसको कवर कर लो। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। सबसे पहले तो, और ईद मुबारक एडवांस में टू एवरी सिंगल पर्सन जो मौजूद है। और इंशाल्लाह हम लोग कमिंग जो ईद के बाद है उसके 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक हम लोग अपना SBL के एडमिशन्स को ओपन रखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है ना वो पेसअप करेंगे। रिजल्ट इस दफ़ा थोड़ा सा जल्दी आ रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। 11 तारीख को रिजल्ट है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है भाइयों वो ये है कि आपका जो 19th है, दैट इज गोइंग टू बी योर लास्ट डेट टू मेक डिसीजन। यानी 11 को आपका रिजल्ट आएगा, 19 को आखिरी दिन है आपके पेपर की। 16th, सॉरी, हाँ 16th आखिरी आखिरी डेट है जब आपने एग्जाम में एंट्री करनी है, तो आपने डिसाइड कर लेना है पहले ही। दिमाग में ये रखिएगा कि ये बड़ी गोल्डन अटेम्प्ट है, क्योंकि अगली अटेम्प्ट में आपको बकरा ईद मिलेगी।
ठीक है। तो ये गोल्डन अटेम्प्ट है, इसको मिस ना करें, नंबर वन। दूसरा, आपको कुछ नहीं पता कि आगे जाके हालात क्या हो जाते हैं। अभी भी जो मिडिल ईस्ट साइड से मेरे पास लास्ट टाइम बच्चे थे, इन सबके पेपर कैंसिल हो गए। ठीक है। तो अब आप सोचे कि उन बेचारों ने तैयारी भी की, उन बेचारों ने कोशिश भी की, सब कुछ कर लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनके पेपर एग्जाम्स कैंसिल हो गए। तो दे दो जितना जल्दी दे सकते हो, तो आपका फायदा है इसमें। ठीक है जी, यहाँ तक रखते हैं। वंस अगेन एडवांस में सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।